तो ये वाली एक प्रॉब्लम देखते हैं ज़रा, एसी सर्किट की है ना, और इसमें बोला क्या है कि द वोल्टेज इस इन टर्मिनल वोल्टेज जो है वो ए बी के अक्रॉस, ये बोल रहा है कि ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाइड है उसका फ्रीक्वेंसी है 100 रेडियन पर सेकेंड, और इंडक्टर में से जाने वाला करंट जो है वो इस ए बी टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसके साथ फेज में है। तो आपको बताना है कि इम्पीडेंस इन अक्रॉस द ए बी जो है उसका वैल्यू क्या होगा। तो पहले तो हम देखते हैं इस सर्किट के अंदर जो ये बोला है कि इम्पीडेंस ये जो करंट है, ये करंट इंडक्टर में से जो जा रहा है वो इस अप्लाइड वोल्टेज के अक्रॉस, मतलब सोर्स की वोल्टेज जो है वो और सोर्स से निकलने वाली करंट दोनों फेज में है। तो रेजोनेंस जब भी हम रेजोनेंस पढ़ते हैं तो रेजोनेंस की पहली कंडीशन यही होती है कि उसमें जो सोर्स है उस सोर्स को जो इम्पीडेंस सीन होगी वो इस तरीके से सीन होगी कि उसको ऐसा लगेगा कि वो ओवरऑल सर्किट जो है उस किसी रेजिस्टिव सर्किट को जो है वो करंट फीड कर रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल यही वाली कंडीशन मेंशन की हुई है कि इंडक्टर का करंट इन फेज विथ वोल्टेज है। इन फेज वोल्टेज है मतलब यहाँ से जो ओवरऑल इम्पीडेंस हम देख रहे हैं इस सर्किट की, वो इस सोर्स को ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी रेजिस्टिव सोर्स को पावर सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला करंट और ये वाला वोल्टेज अगर सेम फेज के अंदर है तो ये बोल सकते हैं कि ये इंपीडेंस सीन जो होगी ये रेजिस्टिव नेचर की दिखेगी। रेजिस्टिव नेचर की दिखेगी तो ये इंपीडेंस कैलकुलेट करेंगे तो देखो इसमें ये है 100 माइक्रोफेरेड और वो साइनसॉइड है, तो ये वाला इसके अंदर जे का टर्म इंक्लूडेड होगा, इसमें भी जे का टर्म इंक्लूडेड होगा। तो ओवरऑल इंपीडेंस जो यहाँ पे इस टर्मिनल से निकालेंगे इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन और फिर इसके टोटल कॉम्बिनेशन का इसके साथ सीरीज, वो जब कैलकुलेट करेंगे तो जेड आएगा, उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए। जितनी भी रेजोनेंस की प्रॉब्लम आए ना उन सब रेजोनेंस की प्रॉब्लम में आपको एक ही काम करना है, सोर्स के अक्रॉस इंपीडेंस निकालनी है और सोर्स के अक्रॉस इंपीडेंस निकाल के उसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो जीरो के बराबर टिका देना है। तो वहाँ से अब जो उसमें हम जो सीरीज रेजोनेंस पैरेलल रेजोनेंस पढ़ते हैं उसमें जो है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो उसका वैल्यू निकल के आता है, फिर वो इक्वेशंस हम याद रखते हैं, वो सब याद करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा जो है इंपीडेंस कैलकुलेट करो सोर्स के अक्रॉस और उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो के बराबर कर दो। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ सब कुछ उसी से निकल के आ जाएगा, बस डेफिनेशन याद रखोगे बैंडविड्थ का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, वो वहीं से निकल के आ जाएगा। तो एक कंडीशन याद रखो, जब भी रेजोनेंस का सर्किट हो, रेजोनेंस के सर्किट में एक ही कंडीशन करनी है, इंपीडेंस ओवरऑल कैलकुलेट करो सोर्स के अक्रॉस और उसका इमेजरी पार्ट जीरो के बराबर कर दो। जितनी गेट की प्रॉब्लम आई है वो सारी सोल्व हो जाएगी, है ना। वो क्योंकि रेजोनेंस का मेन डेफिनेशन ही वही होता है ना कि सोर्स जो है उसको ऐसा लगता है जैसे वो किसी रजिस्टिव सर्किट को पावर फीड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इंपीडेंस के जरा एक बार इसकी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये कैपेसिटर है, एक बार इसका एक्सी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्सी क्या होगा, माइनस का जे बाई ओमेगा सी, दैट इज माइनस जे डिवाइड बाई ओमेगा कितना है 100 टाइम सी कितना है 100 इंटू 10 की पावर -6। इसको कैलकुलेट करोगे तो एक्स सी आएगा माइनस का 100 जे। आर हमको दिया हुआ है 100, तो इन दोनों का जो कॉम्बो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो यहाँ से जो ये ओवरऑल इंपीडेंस निकालेंगे इस वाले सेक्शन की, इस वाले सेक्शन की ओवरऑल इंपीडेंस जो होगी वो उसको मैं कुछ जो है वो Z1 नाम दे दे रहा हूँ। यहाँ से जो सीन इंपीडेंस है उसको मैं कुछ Z1 नाम दे रहा हूँ। ये Z1 कितना होगा, ये 100 इंटू माइनस का 100 जे अपॉन 100 माइनस का 100 जे, 100 कैंसिल कर दो इसमें, तो ऊपर बचेगा माइनस का 100 जे अपॉन नीचे में बचेगा 1 माइनस जे। अब हमको जो है ये इम्पीडेंस जो निकाली इसको एक बार जे जो है वो न्यूमरेटर के अंदर ले आते हैं। न्यूमरेटर के अंदर ले आएंगे तो ये कितना होगा 100 जे टाइम्स 1 प्लस जे, ये 1 प्लस जे से मल्टीप्लाई किया तो ए प्लस बी ए माइनस बी ओके, ये नीचे रह जाएगा 2। ठीक है, तो ये वाला कैलकुलेशन बनेगा कितना, माइनस का 50 जे टाइम्स 1 प्लस जे। ठीक है, और इसी को और सोल्व कर लेते हैं तो ये आएगा 50 जे यहाँ और 50 जे स्क्वायर यहाँ, तो ये तो जे और जे स्क्वायर नेगेटिव होकर इसको पॉजिटिव बना देगा, तो ये वाला नंबर आएगा रियल नंबर, ये वाला होगा माइनस का 50 जे। तो 50 माइनस 50 जे, ये वाली इंपीडेंस आई Z1। बट हमको रेजोनेंस की क्या कंडीशन, सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है, सोर्स वाले एंड से जो इंपीडेंस देखनी है ओवरऑल सर्किट की वो रेजिस्टिव दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, तो वो वाली इंपीडेंस कितनी होगी Z, वो Z1 प्लस वो इंडक्टर का इंपीडेंस XL। ठीक है, तो इंडक्टर का ये वाला कितना है 50 माइनस 50 जे प्लस जे टाइम्स XL होगा। ठीक है, ये होगा जे टाइम्स XL। ठीक है, तो ये हो गया 50 प्लस जे इंटू XL माइनस 50।
ठीक है। अब उसने बोला वही कंडीशन याद रखो, इम्पीडेंस जो है वो रेजिस्टिव होनी चाहिए। इम्पीडेंस अगर रेजिस्टिव होनी चाहिए तो XL माइनस 50 इक्वल टू 0 होना चाहिए। XL माइनस 50 इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इंडक्टर का वैल्यू निकालना है वहाँ पे। अगर वो देखो अपना जो आंसर निकालना है कि इम्पीडेंस Z का वैल्यू क्या होगा। इम्पीडेंस Z का वैल्यू ये टोटल होगा, ये वाला टोटल, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन ये वाला टोटल इम्पीडेंस होगा, लेकिन उसने क्या बोला है कि इंडक्टर का करंट इन फेज है। इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है वो 0 होना चाहिए। ये वाला पार्ट 0 होगा तो Z क्या बच जाएगा 50, तो Z इक्वल टू 50 तो आंसर है, ठीक है, ये वाला है। अब इसमें XL अगर मान लो इंडक्टर का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो 1 बाई ये XL कितना होगा ओमेगा L, ओमेगा L इक्वल टू 50, तो L कितना होगा 1/2 हेनरी, ठीक है। इसमें इंडक्टर पे वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अभी मान लो इसी में एक प्रॉब्लम देता हूँ आपको कि मान लो ये वाला वोल्टेज जो है वो ओवरऑल इम्पीडेंस क्या है 50, तो ये वाला जो वोल्टेज है वो मान लो 50 एंगल 0 है, जो VT है मान ले रहे हैं ऐसे ही कोई आगे एनालाइज करने के लिए इसी प्रॉब्लम को कि VT जो है 50 एंगल 0 है, तो आपको ओवरऑल बताना है इस सर्किट में से करंट और इस इंडक्टर में से करंट, उन दोनों का जो फेजर ड्रॉ करोगे, ठीक है, उन फेजर्स की एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोजीशन क्या होगी और उनके बीच में फेज एंगल क्या होगा, वो सर्कल बनेगा ना, वो जो फेज, वो मेरा ये वाला क्यों ड्रॉ करता हूँ मैं, जब फेज ड्रॉ करता हूँ तो वो मेरे पुराने वीडियो देख लेना, उसमें समझ आ जाएगा फेजर कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें 50 एंगल 0 का वोल्टेज अगर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें से कुछ करंट फ्लो होगा और इसमें से भी कुछ करंट फ्लो होगा। ये वाला करंट और ये वाला करंट जो है उसका दोनों का, इन दोनों का फेजर ड्रॉ करेंगे तो वो फेजर कैसा दिखेगा, उनके बीच में जो है फेज एंगल कितना होगा, ठीक है, वो सब बताना है। तो ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम थी, एक आसानी प्रॉब्लम थी। बाकी और ऐसी प्रॉब्लम ढूंढ रहा हूँ अच्छी अच्छी जो पुराने गेट में आई हुई है, उनको भी एक्सप्लेन करेंगे। कुछ लोकस की प्रॉब्लम है, वो वाली लोकस की प्रॉब्लम एक ही मिली है जो मैंने सोल्व करवाई है। अभी और देखता हूँ कुछ और अच्छी लोकस की प्रॉब्लम आ रही है तो और अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में वो अगले वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है।